देखो, पहले आज हम लोगों को रस पर फोकस करना है। रस क्या है? परीक्षा में 2 नंबर का रस आता है। विकल्प में अगर एक बार पूछ लिया गया तो हो सकता है 1 ही नंबर का हो, या 1-1 नंबर करके 2 बार में पूछ लिया जाता है। दो रस का मतलब क्या है? रस क्या है? अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, तो रस क्या है इसको हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। सरल भाषा में रस को हम कह सकते हैं कि आनंद, प्रसन्न करना, खुश करना। और सरल भाषा में आप तो समझते हो कि रस का प्रयोग बहुधा किया जाता है कि हम किसी मीठे रस को पी लिए, वो भी रस है, तो उसको भी पीने से तो आनंद ही आता है। तो कविता के क्षेत्र में रस का मतलब हुआ कि आनंद प्रदान करना, अर्थात जिस कविता को, कहानी को पढ़ करके हमें आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता की अनुभूति हो, उसको रस कहा जाता है। कविताएं, वैसे हमने आपको बताया है कि कविताओं में पद्य में 3 प्रकार के गुणों का प्रयोग किया गया है: प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो जो माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है, वो माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस के लिए किया जाता है? माधुर्य का मतलब होता है मधुरता, उसमें भी रस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, रस जरूरी नहीं है कि केवल मिठास ही रस है। ये जरूरी नहीं होता कि मिठास ही रस है। भाई, हम गन्ने का रस पिए, आनंद आ गया, हमने कोई कड़वी चीज पी ली, वो भी तो रस ही है, तो हमको कष्ट हो गए। लेकिन काव्य के क्षेत्र में रसों की संख्या लगभग पहले तो 9 मानी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ करके 2 रस और जोड़ दिए गए, तो 11 रस हो गए। 11 प्रकार के रस हो गए। अब रस परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि कभी रस की परिभाषा पूछ लेंगे, कभी हो सकता है कि कोई स्थायी भाव दे दें, या अस्थायी भाव दे करके ये पूछ सकते हैं कि ये किस रस का स्थायी भाव है। तो सबसे पहले रस की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लो। रस का क्या अर्थ है? हेडिंग डाल दो, रस। उसके बाद रस का अर्थ, रस में रस का अर्थ, हेडिंग डाल दो, रस का अर्थ। रस का क्या अर्थ होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद अर्थात जिस कविता, कहानी, जिस कविता, कहानी आदि या किसी काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की
अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वह रस कहलाता है। इसका अर्थ होता है आनंद, अर्थात जिस कविता, कहानी या किसी काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब इसमें अगर हम जोड़ना चाहें तो और जोड़ सकते हैं, जैसे किसी कविता को पढ़ने से, कहानी को पढ़ने से, नाटक को देखने से या नाटक को सुनने से, काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। अब रस के 2-3 भाग हैं जो बहुत ही मुख्य होते हैं, जिसको हम रस का अंग भी कहते हैं। जैसे रस के अंग भी होते हैं, रस के अंग। तो रस के कितने अंग माने जाते हैं? पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, ये जो वैकल्पिक प्रश्न आते हैं 20 नंबर में, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। भाई प्रश्न पत्र में कहीं से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रस के कितने अंग हैं? रस के अंग हम पूछ रहे हैं, रस के प्रकार नहीं पूछ रहे हैं। रस के अगर अंगों की बात आती है तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। रस के मुख्यतः 4 अंग माने जाते हैं। चार अंग माने जाते हैं। रस के मुख्यतः 4 अंग माने जाते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 संचारी भाव, नंबर 3 विभाव और नंबर 4 अनुभाव। ये रस के 4 अंग माने जाते हैं मुख्य रूप से। अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। ये रस के मुख्यतः 4 भाग माने जाते हैं, अंग माने जाते हैं। समझ पाए इसको? यस सर। रस के मुख्यतः जो है 4 अंग है, अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। अब इसको हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हमारी समझ में आ गया कि ये है क्या, तो हमको इसकी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला जैसे दिया हुआ है अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव क्या है? पहला दिया हुआ है अस्थाई भाव, तो ये स्थायी भाव क्या होता है बताइए? जो स्थिर हो। स्थायी भाव, स्थायी भाव हमारे मन में वर्तमान समय में जो भाव स्थिर हो, जो भी भाव स्थिर हो। हम शांत मुद्रा में हैं तो शांति भाव है, हम नाराज हैं तो क्रोध का भाव है, किसी पीड़ा से परेशान है, किसी बात से परेशान है, तो हो सकता है कि हमारे हृदय में कोई दूसरा भाव है। वर्तमान समय में हमारे हृदय में जो भाव स्थिर रहता है उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई का शब्द ही वही है। अस्थाई शब्द का अर्थ क्या है? जो स्थिर रहे, जो स्थिर रहे समय समय पर। जरूरी नहीं कि एक ही समय स्थिर रहे। अभी हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमारे मन में शांति का भाव हो,
और थोड़ी देर बाद में हम किसी से कोई नई चीज बात करते हैं तो दूसरा भाव आ जाता है। हमारा किसी से विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस समय हमारा जो हृदय का भाव है वो बदल गया, वो गुस्से का भाव आ गया, क्रोध का भाव आ गया। तो वर्तमान समय में हमारे हृदय में जो भाव स्थिर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी भाव। तो परिभाषा आप लिख लीजिए इसकी। वर्तमान समय में जो भाव हृदय में स्थिर रहते हैं वो अस्थायी भाव कहलाता है। वर्तमान समय में हमारे हृदय में जो भी भाव स्थिर रहे, स्थिर रहना कह लीजिए या विद्यमान रहना कह लीजिए, तो वो अस्थायी भाव कहलाता है। वो अस्थायी भाव कहलाता है। उसके बाद संचारी भाव। तो संचारी भाव का आप अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकते हो। ये समझ में आया ना? स्थायी भाव, जैसे उदाहरण तौर पर हमने आपको समझाया कि हर स्थायी भाव हर क्षण पर बदला करता है, हर कदम पर बदला करता है। अभी यहाँ बैठे पढ़ रहे हो, शांत भाव है, अभी नीचे पहुंच के समोसा खाने का मन हो गया, भाव बदल गया, प्रसन्नता का भाव आ गया। फिर किसी ने आपको अपशब्द बोल दिया, तुरंत आप नाराज हो गए, तो आपका भाव तुरंत बदल जाता है, क्षण में बदल जाता है। ये सब रटने की चीजें नहीं है, इसको आप समझ लीजिए, समझ के पढ़िए तो रटना नहीं पड़ेगा ना याद करना पड़ेगा। एक बात, 2-3 बातें ध्यान में रखना। पेपर में ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। परिभाषा भी कभी कभी दे देते हैं, परिभाषा भी कभी कभी पेपर में दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि किस चीज की परिभाषा है। अब जैसे एक यहाँ बहुत मुख्य बात आई है, आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। रस के अंगों की बात, रस के प्रकार नहीं पूछे गए, अंग पूछे गए। अंग और प्रकार में अंतर है। और कभी कभी आपसे पूछ लेंगे संचारी भाव के भेद बताइए, या संचारी भाव के प्रकार बताइए। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में ये पेपर आते हैं, निश्चित ही आएगा। संचारी भाव अगर आपसे पूछेंगे कितने होते हैं? 33। इसकी संख्या 33 होती है। रस ऑप्शन में आएगा, रस ऑप्शन में पूछा जाएगा। 8, 10, 9, 15, 8, 10, 11, 12। कभी 9 भी पूछ लेते हैं और कभी 11 भी पूछ लेते हैं। ऑप्शन में हमको देखने की जरूरत है, या कभी कभी पेपर में देंगे 8, 11, 15, इनमें से कोई नहीं, 11, तो 11 कर देना है। मान लीजिए 8, 7, 6, फिर इनमें से कोई नहीं, फिर पूछ लिया 9, 8, 9, 6, इनमें से कोई नहीं, तो हमारे दिमाग में फीड हो के तो 11 होता है, इनमें से कोई नहीं सही होगा। 9 भी होता है, 9 भी है और 11 भी है। 2 रस आपके बढ़ा दिए गए हैं, 2 रस अंत में बढ़ाए गए हैं। वो कौन सा है? एक भक्ति रस बढ़ाया गया है, एक वात्सल्य रस बढ़ाया गया है। 2 रस बढ़ाए गए हैं। तो अस्थाई भाव की तरफ आइए। स्थाई भाव अगर आपसे पूछेंगे तो अस्थाई भाव केवल 4। रस अगर पूछेंगे तो रसों की संख्या 9 या 11, ठीक है। और संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ठीक है। और उसके बाद चलिए अब इधर अस्थाई भाव। अस्थाई भाव समझ गए ना?
ज्यादा विचार विमर्श करना नहीं। वर्तमान समय में हमारे हृदय में जो भी विचार विद्यमान होता है या स्थिर होता है वही हमारा स्थायी भाव कहलाता है। अब आइए दूसरे नंबर पर संचारी भाव। संचारी का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे केवल संचारी की बात करे, संचारी क्या है, संचारी शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछे कि संचारी शब्द का अर्थ क्या होता है? संचारी का मतलब होता है चलना। संचारी का मतलब गति करते रहना, यानी कि ऐसे विचार, ऐसे भाव जो प्रत्येक क्षण चलते रहते, बदलते रहते हैं, वो संचारी है। संचारी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चलते रहना, क्रियाशील रहना। समझ गए? तो जो विचार हमारे मन में, जैसे हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ है हमारे मन में, हमारे हृदय में जो गति कर रहा है, चल रहा है, चाहे वो समझने की बात चल रही हो, चाहे याद करने की बात चल रही हो, चाहे पढ़ने की बात चल रही हो, कुछ ना कुछ हमारे हृदय में गति करता रहता है। तो उसी की संख्या, इसीलिए संचारी भाव की संख्या आपकी 33 बताई गई है। 33 प्रकार से भाव हमारे मन में चलते रहते हैं। तो इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए। आश्रय के मन में, आश्रय के मन में अस्थिर रहने वाले भाव या विचार, अस्थिर रहने वाले मनोविकार को संचारी भाव कहा जाता है। एवं इसकी संख्या 33 होती है। ये बहुत जरूरी चीज है, पेपर में इसमें से कोई न कोई एक आ ही जाता है। 3-4 बातें हैं इसमें से। अब संचारी का मतलब समझ गए ना? संचारी का मतलब ऐसे भाव, ऐसे विचार जो सदैव गति करते रहें, चलते रहें। उसके बाद आज आते हैं हम लोग विभाव पर। विभाव क्या है? अब विभाव क्या है? विभाव देखिए, दो ये चीज मुख्य है, अनुभाव और विभाव। तो विभाव है क्या? हमारे हृदय में बहुत सरल चीजें हैं, समझिएगा। विभाव हमारे हृदय में जो भाव स्थायी हैं, जो भाव विद्यमान है, वो क्या है? अस्थाई भाव। जो विद्यमान है वो क्या है? जो गति कर रहा, और जो गति करने का कारण है विभाव, जिसके कारण हमारे हृदय में अस्थाई भाव जाग उठा है, जिसके कारण हमारे हृदय में अस्थाई भाव जाग उठा है, वो विभाव है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, मोहन ने सोहन को खूब हंसाया। मोहन ने सोहन को खूब हंसाया। अब सोहन तो पहले शांत रहा, लेकिन मोहन ने सोहन को हंसाया। इसमें 2-3 बातें ध्यान दीजिएगा। मोहन फिर क्या हो गया आपका?
मोहन क्या है? पहले तो बताइए सोहन क्या है? भाई सोहन एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके हृदय में हो सकता है कि उस समय शांति रस रहा हो, शांति का भाव रहा हो, यस सर लेकिन मोहन ने सोहन को खूब हंसाया। अब ये मोहन क्या हो गया? मोहन हो गया आपका विभाव। विभाव मोहन आपका हो गया विभाव, क्योंकि मोहन ने सोहन को हंसाया है। जो अस्थाई भाव होता है, उस अस्थाई भाव को जो जगाता है उसको विभाव कहते हैं। लेकिन एक चीज इसमें और जुड़ेगा, विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के हृदय में भाव जागता है वो विभाव होता है। बात समझ में आ रही? तो विभाव की परिभाषा लिख लीजिए। यहाँ मोहन क्या है? विभाव है। सोहन क्या है? आश्रय है। आश्रय, आश्रय का मतलब समझते हो? आश्रय का मतलब होता है कि जिसके हृदय में भाव स्थिर था उसको आश्रय कहा जाता है। अभी हम आपको आश्रय और विषय दोनों चीज बताएंगे। तो ये मोहन विषय भी है, विभाव है परंतु विषय भी है, और ये आश्रय है। आश्रय का मतलब जिसके हृदय में भाव जागा, और विषय का मतलब जिसके कारण भाव जागा। ठीक है? तो मोहन के कारण सोहन के हृदय में भाव जागा। ठीक, तो चलिए इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए। लिखो इसकी परिभाषा, लिखो, ठीक से बैठो, इसकी परिभाषा लिखो। ऐसी परिस्थितियां हटाओ जरा सा आगे बढ़ जाए भाई। ऐसी परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां या ऐसी परिस्थितियां या पदार्थ जो किसी व्यक्ति के बोलो नहीं, हृदय में स्थायी भाव को जागृत करते हैं वह विभाव कहलाते हैं। वह विभाव कहलाते हैं।